नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 टू 51 में मेंशन है। इसे इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आर्टिकल 36 डिफाइन करता है स्टेट को, जो इंक्लूड करता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि ग्राम पंचायत एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन द कंट्री। पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात करें तो जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आर्टिकल 37 एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है और यह कहता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के गवर्नेंस में ये एक बेसिस होने चाहिए और यह ड्यूटी होना चाहिए स्टेट का कि वह इन प्रिंसिपल्स को इन एवरी लॉ मेकिंग यूज़ करे, बिकॉज इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन एम है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, सो दैट उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं। नॉन जस्टिसिएबल नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है, बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह पता था कि इंडिया एक कॉलोनियल हिस्ट्री से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना है। कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर पॉवर्टी, स्टारवेशन सब कुछ था। एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो ना ही इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी, ना ही इसके पास रिसोर्सेज थे जिसकी यूज़ करके यह अपने सिटीज़न को एक वेलफेयर स्टेट का गिफ्ट दे सके। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को यह बिलीव था कि जैसे ही हमारे गवर्नमेंट के पास यह फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आएगी, यह रिसोर्सफुलनेस आएगा, वैसे ही यह वेलफेयर स्टेट एक राइट की तरह हमारे सिटीजन्स को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 38, जिसमें बताया गया है कि स्टेट shall promote the welfare of the people by securing a social order through justice, social, economic and political। आर्टिकल 38 कहता है कि वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी है कि हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करें। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बात करेंगे, मिनिमाइज़ करने की बात करेंगे। वो इनइक्वालिटीज़ जैसे कि इनकम की इनक्वालिटी हो गई, स्टेटस की इनइक्वालिटी हो गई, या फैसिलिटीज़ की इनक्वालिटी हो गई, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की इनइक्वालिटीज़ हो गई। इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट को सिक्योर करना चाहिए सिटीजन्स को विथ राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सभी सिटीजन को एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। ये तब पॉसिबल है जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस होगा ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। जो कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेस हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ये तब पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रिवेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन होगा अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होगा। लेकिन इक्वालिटी के साथ साथ ज़रूरी है कि इक्वल जस्टिस मिले। इसलिए आर्टिकल 39 ये कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट इक्वल जस्टिस, एंड अगर पुअर पीपल के पास लीगल एड के लिए कैपेबिलिटी नहीं है तो स्टेट फ्री लीगल एड भी
इंश्योर करे फॉर द पुअर। इस तरह से एक वेलफेयर स्टेट को हम बना सकते हैं। लेकिन वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्ट ग्रास रूट लेवल से करें। एंड ग्रास रूट लेवल की बात करें तो स्टेट सेल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इंडो दे विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। स्टेट को चाहिए कि वह विलेज पंचायत बनाए और उन्हें वह नेसेसरी पावर्स दे, वह अथॉरिटीज़ दे, जिससे कि वह एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर पाएँ। जब वो ऐसा कर पाएंगे तो आर्टिकल 41 कहता है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखे, ओल्ड एज दिखे, सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो, तो उस केस में सिटीजन्स को सिक्योर करे राइट टू वर्क के साथ। जैसे कि राइट टू वर्क के लिए हमने देखा नरेगा लाया गया, एमजी नरेगा। राइट टू एजुकेशंस, जिसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों का। दोस्तों, वर्क तो दिया गया, लेकिन वर्क में वर्क टाइम डिफाइन नहीं हुआ था। तो इसलिए आर्टिकल 42 कहता है कि एक वेलफेयर स्टेट में प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। वर्क तो दिए हैं आप, लेकिन उसके लिए कंडीशंस भी डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि वर्किंग आवर्स आपके 14-18 आवर्स नहीं होना चाहिए, उसे रिड्यूस किया जाए। अगर वुमेन वर्कर्स हैं तो उनके मैटरनिटी रिलीफ की बात की जाए। आर्टिकल 43 कहता है कि वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करने के साथ साथ ज़रूरी है कि वर्कर्स को एक लिविंग वेज भी सिक्योर हो। इट मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एजुकेशन और हेल्थ का भी ध्यान रहे, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सभी वर्कर को, और इवन रूरल एरियाज़ में भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या कोऑपरेटिव बेसिस पे हो। आर्टिकल 43 ये कहता है कि वर्कर्स के कंडीशंस के इम्प्रूव होने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम सिक्योर करें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन का इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वर्कर्स ही हैं जो कि मेजर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं। इसलिए उसके मैनेजमेंट में भी वर्कर्स के रोल को हमें सिक्योर करना होगा। एंड आर्टिकल 43 भी कहता है कि जब उनके पास मैनेजमेंट स्किल आ गया तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना सकें, जो कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन हो, ऑटोनमस फंक्शनिंग हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। और इस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में, सिटीजन्स के प्रोफेशनल लाइफ में एक वेलफेयर स्टेट आ जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में वेलफेयर स्टेट के साथ ज़रूरी है कि पर्सनल लाइफ में भी एक वेलफेयर स्टेट हो, और इसके लिए आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शैल सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से फ़ायदा यह होगा कि वुमेन्स को अक्रॉस ऑल द रिलीजन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, इनहेरिटेंस राइट, एडॉप्शंस, राइट टू इक्वालिटी होगी एंड राइट टू जस्टिस होगा। और इस तरह से एक होलिस्टिक वेलफेयर स्टेट के लिए आर्टिकल 45 कहता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखें, और इसलिए स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि इट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। कि जो नए जनरेशन के लिए जो चिल्ड्रन हैं उनके चाइल्डहुड केयर का ध्यान रखा जाए। जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड पोलियो वैक्सीनेशन हम लोगों ने देखा है, एंड इवन राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। एंड जब हम चिल्ड्रंस के एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 46 कहता है कि हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एंड स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम
सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस। इट मीन्स कि हम जब एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये किसी में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस के ऊपर हमें स्पेशल ध्यान रखना होगा ताकि इन्हें हम सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाएँ। एजुकेशन के साथ साथ ज़रूरी है कि न्यू जनरेशन के हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, और हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोहिबिट करें कंजम्पशंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। मीन्स जो हेल्थ के लिए इंजरियस हैं वैसे चीज़ों को हम उन चीज़ों के कंजप्शंस को हम प्रोहिबिट करें। जैसे कि बिहार, गुजरात ने लिकर बैन किया है। आप देख सकते हैं कि वीड्स के कंजप्शंस को इलीगल माना गया है। एंड जब हम अनहेल्दी खाने को हटा देते हैं तो आर्टिकल 48 कहता है कि द स्टेट शैल इंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, कि एक हेल्दी फूड सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि स्टेट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइंस पे लाए, एंड इन पार्टिकुलर वो स्टेप्स को ले जिससे कि हम ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सकें और प्रिजर्व कर सकें, एंड प्रोहिबिट करें हम उन चीज़ों को जैसे कि स्लॉटर ऑफ कॉज, काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल हो। लेकिन हम अगर एग्रीकल्चर एंड एनिमल के मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो एज ए लार्जर पिक्चर हमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना होगा, एंड इसलिए आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। एंड दोस्तों, जब हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ ज़रूरत है कि हम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उनका भी प्रोटेक्शन करें फ्रॉम स्पॉयलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज द केस में भी। जैसा कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले ताजमहल पे येलोइशनेस आ रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट अराउंड आगरा, एंड इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है अराउंड आगरा उसे हटाया जाए, उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। जैसे कि आपने टीपू सुल्तान के तलवार के बारे में सुना होगा कि विजय माल्या ने उसे खरीदकर वापस इंडिया लाया था। आगे देखते हैं तो आर्टिकल 50 कहता है दोस्तों कि जब कभी स्टेट वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाती है तो हो सकता है कि फ्रॉम स्टेट एंड इन बिटवीन स्टेट एंड सिटीज़न टू सिटीज़न कॉन्फ्लिक्ट हो, एंड ये जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ को एक इंडिपेंडेंट डिसीजन दे पाए, एंड इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। और जब हम ये सब करेंगे तो हम कंट्री के अंदर तो एक वेलफेयर स्टेट ला देंगे, बट हमारा कंट्री तभी एक वेलफेयर स्टेट मेंटेन रहेगा जब हम अपने बाहर के रिलेटिव्स, नाइबर्स कंट्रीज़ के साथ भी एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन रखेंगे। एंड इसलिए आर्टिकल 51 कहता है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ नेशंस, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। एंड दोस्तों, इसीलिए भारत भी जो है वो बहुत सारे ग्लोबल फोरम्स का पार्ट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, सार्क हो गया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस।